हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 4 के पार्ट 1 को शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 10 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हम इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। In 1900, a popular music publisher, E.T. Paul, produced a music book that had a picture on the cover page, announcing the dawn of the century. 1900 में एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर E.T. पॉल ने एक म्यूजिक बुक पब्लिश किया, जिसके कवर पेज पे एक पिक्चर था, जिसपे लिखा था डॉन ऑफ द सेंचुरी। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया था। ये रही वो पिक्चर। As you can see from the illustration, at the center of the picture is a goddess-like figure, the angel of progress, bearing the flag of the new century. इस इमेज में हम देख सकते हैं कि सेंटर पे एक गॉडेस लाइक फिगर है, जिन्हें एंजल ऑफ प्रोग्रेस बोला जा रहा है। इनके हाथ में न्यू सेंचुरी का फ्लैग है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। ये देवी हाथ में नई शताब्दी का ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। देखिए, यह है एंजल ऑफ प्रोग्रेस, जिनके हाथ में नई सेंचुरी का फ्लैग है। शी इज जेंटली पर्च्ड ऑन अ व्हील विथ विंग्स, symbolizing time. Her flight is taking her into the future. Floating about behind her are the signs of progress: railway, camera, machines, printing press and factory. उनका पैर पंख वाले पहिए पे टिका हुआ है। ये व्हील टाइम को सिंबलाइज करता है। जैसे समय चलता रहता है, वैसे ही व्हील भी चलते रहता है। उनका ये फ्लाइट उन्हें फ्यूचर की ओर ले जा रहा है। उनके पीछे प्रोग्रेस के साइन हैं, जैसे रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस एंड फैक्ट्री। उसका एक पांव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। ये पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं: रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। देखिए, इनका पैर एक व्हील पे टिका हुआ है, जो टाइम को सिंबलाइज करता है, और उनके पीछे डिफरेंट मशीन्स हैं यहाँ पे। This glorification of machines and technology is even more marked in a picture which appeared on the pages of a trade magazine over 100 years ago. 100 साल से भी पहले एक ट्रेड मैगजीन पे एक तस्वीर छपी थी, जिसमें मशीन्स और टेक्नोलॉजी को ग्लोरीफाई किया गया था। मशीन और तकनीक का ये महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में और भी ज्यादा साफ दिखाई देता है। ये तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। 26 जनवरी 1901 में इनलैंड प्रिंटर्स में पब्लिश्ड टू मैजिशियंस की ये फोटो है। इट शोज टू मैजिशियंस। द वन एट द टॉप इज अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट, हु बिल्ट अ ब्यूटीफुल पैलेस विद हिज मैजिक लैम्प। इस फोटो में दो मैजिशियंस हैं। ऊपर वाला अलादीन है, जिसने ओरिएंट रीजन यानी प्राच्य इलाके में अपने मैजिक लैम्प के मदद से एक महल का निर्माण कर दिया है। इस तस्वीर में दो जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य ओरिएंट इलाके का अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है। देखिए, यहाँ पे दो मैजिशियंस हैं। ऊपर वाला अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण किया है। Orient, the countries to the east of the Mediterranean, usually referring to sea. The term arises out of a Western viewpoint that sees this region
as pre-modern, traditional and mysterious. मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर के ईस्ट में जो कंट्रीज हैं उन्हें ओरिएंट कहा जाता है। मोस्टली इसका इस्तेमाल एशिया के रेस्पेक्ट में होता है। वेस्टर्न व्यू पॉइंट के अनुसार ओरिएंट रीजन प्री मॉडर्न होते थे, ट्रेडिशनल होते थे और मिस्टीरियस होते थे। प्राच्य भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। द वन एट द बॉटम इज द मॉडर्न मैकेनिक who with his modern tools weaves a new magic, builds bridges, ships, towers and high-rise buildings. Aladdin is shown as representing the East and the past. The mechanic stands for the West and modernity. बॉटम में जो मैजिशियन है वो मॉडर्न मैकेनिक है। उसने नए मैजिक और मॉडर्न टूल्स का यूज करके ब्रिज, शिप्स, टावर्स, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बनाए हैं। अलादीन ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है और पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। वही मैकेनिक वेस्ट और मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वो पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है, मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। ये नीचे वाला मैजिशियन मैकेनिक है जिसने अपने मॉडर्न टूल्स का यूज करके ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और शिप्स बनाए हैं। These images offer us a triumphant account of the modern world. Within this account, the modern world is associated with rapid technological change and innovations, machines and factories, railways and steamships. ये इमेजेस मॉडर्न वर्ल्ड का गुणगान करती है। मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इनोवेशंस, मशीन्स, फैक्ट्रीज, रेलवेज, स्टीमशिप से रिलेटेड है। ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती हैं। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलावों व आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे और वाष्पपोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। The history of industrialization thus becomes simply a story of development, and the modern age appears as a wonderful time of technological progress. These images and associations have now become part of popular imagination. वेस्ट में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो डेवलपमेंट की स्टोरी बताता है, क्योंकि जब फैक्ट्री सेटअप हो रहे थे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे थे, वो डेवलपमेंट को ही दर्शाता है। और जब टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा तभी हम मॉडर्न एज की तरफ आगे बढ़ेंगे और उसे अचीव करेंगे। ये इमेजेस और एसोसिएशंस लोगों के पॉपुलर इमेजिनेशन का हिस्सा बन चुके थे। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। अब ये छवियां और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके थे। डू यू नॉट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी? डू यू नॉट थिंक that the spread of railways and factories and construction of high-rise buildings and bridges is a sign of society's development? लेकिन अब कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति व आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक होता है? How have these images developed and how do we relate to these ideas? Is industrialization always based on rapid technological development? Can we today continue to glorify continuous mechanization of all work? What has industrialization meant to people's lives? To answer such questions, we need to turn to the history of industrialization. ये इमेजेस कैसे डेवलप हुई? हम इन आइडियाज के साथ रिलेट कैसे करेंगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के लिए क्या रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जरूरी है? आजकल छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम मशीन्स के हेल्प से किया जाता है, तो क्या हम इस चीज का गुणगान कर सकते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा है? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। ये छवियां किस प्रकार विकसित हुई है? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के लिए
दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। In this chapter, we will look at this history by focusing first on Britain, the first industrial nation, and then India, where the pattern of industrial change was conditioned by colonial rule. इस चैप्टर में हम सबसे पहले ब्रिटेन पे फोकस करेंगे, जहां फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। फिर हम भारत पे फोकस करेंगे, जहां इंडस्ट्रियल चेंज कॉलोनियल रूल के कारण प्रभावित हो रहा था। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहां औद्योगिक बदलावों का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति से पहले। ऑल टू ऑफन वी एसोसिएट इंडस्ट्रियलाइजेशन विद द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्री। व्हेन वी टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वी रिफर टू फैक्ट्री प्रोडक्शन। हम ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन को फैक्ट्री इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ जोड़कर देखते हैं। मतलब अगर फैक्ट्रीज का ग्रोथ हो रहा है तो हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा मतलब फैक्ट्री में हो रहे प्रोडक्शन से होता है। औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। When we talk of industrial workers, we mean factory workers. Histories of industrialization very often begin with the setting up of the first factories. जब हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करते हैं तो हमारा मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर से होता है। फर्स्ट फैक्ट्री के सेटअप होने के साथ ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्ट्री शुरू होता है। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं। There is a problem with such ideas. Even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was large-scale industrial production for an international market. इस तरह के आइडियाज के साथ एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री सेटअप होने से पहले से एक इंटरनेशनल मार्केट के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा था। पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। This was not based on factories. Many historians now refer to this phase of industrialization as proto-industrialization. ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था वो फैक्ट्रीज में नहीं हो रहा था। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस फेज को, जहां फैक्ट्री सेटअप नहीं हुए थे लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था, इस फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। प्रोटो इंडिकेटिंग द फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग। प्रोटो का मतलब होता है किसी चीज का अर्लियर फॉर्म यानी आरंभिक अवस्था। आदि किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत। In the 17th and 18th centuries, merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. 17th एंड 18th सेंचुरी में यूरोप में मर्चेंट्स शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ मूव करने लगे। वे मर्चेंट्स पीजेंट्स और आर्टिजन्स को पैसा देते थे और उनसे इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन करवाते थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। With the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand for goods began growing. जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ और दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में कॉलोनीज बनने लगी, तो उन कॉलोनीज में नए नए मार्केट्स खुलने लगे जहां गुड्स बेची जा सकती थी, तो गुड्स की डिमांड भी बढ़ने लगी।
उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। But merchants could not expand production within towns. This was because here urban crafts and trade guilds were powerful. बट जो मर्चेंट्स थे वो शहरों में प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि शहरों में जो ट्रेड गिल्ड्स थे यानी एसोसिएशंस थे और अर्बन क्राफ्ट्स थे वो बहुत पावरफुल थे। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफी ताकतवर थे। These were associations of producers that trained craftspeople, maintained control over production, regulated competition and prices, and restricted the entry of new people into the trade. ये जो गिल्ड्स थे इसमें क्राफ्ट्स पीपल को ट्रेन किया जाता था। ये लोग ओवर प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे, कंपटीशन और प्राइस को रेगुलेट करते थे, ट्रेड में किसी नए व्यक्ति को आने से रोकते थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। Rulers granted different guilds the monopoly right to produce and trade in specific products. It was therefore difficult for new merchants to set up business in towns, so they turned to the countryside. रूलर्स ने भी डिफरेंट गिल्ड्स को कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने का और उसके व्यापार का मोनोपोली दिया हुआ था। इन सारे कारणों के वजह से नए मर्चेंट्स को शहरों में अपना बिजनेस सेटअप करने में समस्या आती थी, तो इसलिए वे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाने लगे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांवों की तरफ जाने लगे। इन द कंट्रीसाइड, पुअर peasants and artisans began working for merchants. As you have seen in the textbook last year, this was a time when open fields were disappearing and commons were being enclosed. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसान और आर्टिजन्स यानी दस्तकार मर्चेंट्स के लिए काम करने लगे। हमने क्लास 9 में समझा था कि ये वो टाइम था जब ओपन फील्ड्स डिसअपियर हो रहे थे और कॉमन्स को यानी कॉमन लैंड को इनक्लोज किया जा रहा था, मतलब बाड़ाबंदी की जा रही थी। आप क्लास 9 के लेक्चर्स को रिफर कर सकते हैं। गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा है, ये एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। Cottagers and poor peasants who had earlier depended on common lands for their survival, gathering their firewood, berries, vegetables, hay, and straw, had to now look for alternative sources of income. छोटे किसान और गरीब किसान पहले कॉमन लैंड यानी साझा जमीन पर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट रहते थे। इन कॉमन लैंड से उन्हें फायरवुड, बेरीज, वेजिटेबल्स, हे, स्ट्रॉ प्राप्त होती थी। बट जब से कॉमन लैंड की बाड़ाबंदी की जाने लगी, तब से ये कॉटेजर्स एंड पुअर पीजेंट्स इनकम के लिए काम के अल्टरनेटिव सोर्सेस ढूंढने लगे। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ी, बेरिया, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। Many had tiny plots of land which could not provide work for all members of the household. So when merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasant households eagerly agreed. बहुतों के पास जमीन के छोटे प्लॉट्स थे जहां परिवार के सारे लोग काम नहीं कर सकते थे। तो जब शहरों से मर्चेंट्स आए और इन लोगों को काम करने के बदले, गुड्स प्रोड्यूस करने के बदले एडवांस दिया, तो वे लोग भी फौरन तैयार हो गए। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत तो थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी, तो किसान फौरन तैयार हो गए। By working for the merchants, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. Income from proto-industrial production supplemented their shrinking income from cultivation.
इट ऑल्सो अलाउड देम अ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेस। जब वे मर्चेंट्स के लिए काम करने लगे तो उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिलने लगा, जिससे वे अपने गांव में रहते हुए अपने छोटे खेतों पर कल्टीवेशन भी करने लगे। कल्टीवेशन से उनकी आय बहुत कम थी, बट मर्चेंट्स के लिए जो वे प्रोडक्शन कर रहे थे उससे जो इनकी इनकम हो रही थी, यानी प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जो उनकी इनकम हो रही थी, उसने कल्टीवेशन के कम इनकम को बैलेंस कर दिया। अब वे अपने परिवार के सभी सदस्यों की सहायता ले सकते थे, जिससे उन्हें लेबर रिसोर्सेज में मदद मिली। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे अपने ही गांव में रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। Within this system, a close relationship developed between the town and the countryside. Merchants were based in towns, but the work was done mostly in the countryside. इस सिस्टम के अंतर्गत टाउन एंड कंट्री साइड में एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। मर्चेंट्स शहरों में रहते थे, बट उनका काम ग्रामीण क्षेत्रों में होता था। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज्यादातर देहात में चलता था। A merchant clothier in England purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinners. The yard thread that was spun was taken in subsequent stages of production to weavers, fullers, and then to dyers. इंग्लैंड का एक क्लॉथ मर्चेंट वुल स्टेपलर से वुल खरीदता है और उसे स्पिनर्स यानी सूत काटने वालों के पास पहुंचा देता है। इससे जो यार्न यानी थ्रेड निकलता है उसे डिफरेंट प्रोडक्शन स्टेज में वीवर, फुलर और डायर्स के पास लेकर जाया जाता है। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फुलर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। स्टेपलर, अ पर्सन हु स्टेपल्स और सॉर्ट्स वुल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। स्टेपलर ऐसा व्यक्ति होता है जो वुल के फाइबर के अकॉर्डिंग वुल को स्टेपल करता है या छांटता है। स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। फुलर, अ पर्सन हु फुल्स दैट इज गैदर्स क्लॉथ बाय प्लीटिंग। फुलर ऐसा व्यक्ति होता है जो कपड़ों को प्लीट्स बनाकर समेटता है। फुलर ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। द फिनिशिंग वॉज डन इन लंडन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लॉथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। लंदन इन फैक्ट केम टू बी नोन एज ए फिनिशिंग सेंटर। इन कपड़ों का फिनिशिंग लंदन में होता था, फिर इन कपड़ों को इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता था। लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा था। दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वॉज दस पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस। कमर्शियल एक्सचेंज के नेटवर्क में प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम उसका एक हिस्सा थी। ये आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। It was controlled by merchants and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farms, not in factories. इस नेटवर्क पे मर्चेंट का कंट्रोल था और गुड्स का प्रोडक्शन फैक्ट्री में नहीं होता था, बल्कि लोगों के फार्म में, घरों में होता था। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था। At each stage of production, 20 to 25 workers were employed by each merchant. This meant that each clothier was controlling hundreds of workers. प्रोडक्शन के हर एक स्टेज में, मतलब वीविंग, डाइंग एक्सेट्रा स्टेजेस में मर्चेंट्स 20 से 25 वर्कर्स को काम पे रखते थे। इसका मतलब एक क्लॉथ मर्चेंट 100 वर्कर्स को कंट्रोल करता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। इस इमेज में 18 सेंचुरी के स्पिनिंग को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं परिवार के सभी सदस्य
धागा बनाने के काम में लगे हैं। देखिए, इस व्हील में एक ही स्पिंडल है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 2 को कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।